ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो बजट और बाजार। बजट से पहले जहां पर उम्मीद होती है कि बजट रैली बनेगी, इस बार तो लेने के देने पड़ गए। इतनी जोरदार बिकवाली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। 23,000 के लेवल के नीचे आके कामकाज करना शुरू कर दिया, और ये बजट से ठीक 5 ट्रेडिंग सत्र जो भी बचे हुए हैं उसमें ऐसी हालत कि बाजार कांप रहा है बहुत बुरी तरीके से। तो ये हो क्या गया? मार्केट को किसकी नजर रख गई? और क्या बाजार यहां से अभी कुछ भी रिवर्सल के साइन दिखाएगा या फिर और गिरता चला जाएगा? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके हमारे मन में। तो आज इसको तकनीकी तौर पे आंकते हैं बाजार को कि बाजार करना क्या चाहता है बजट से पहले। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। JM फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स रिसर्च राहुल शर्मा जी इस शो में ज्वाइन कर रहे हैं। राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। नमस्कार नमस्कार रजत जी। सर, इतने बुरे हाल कैसे हो गए? क्या ऐसी उम्मीद थी कि मार्केट में ये देखने को मिलेगा जो इस बार बजट से पहले देखने को मिल रहा है? या देखिए, काफी समय हो गया है कि मार्केट्स के अंदर एक रिकवरी मीनिंगफुल देखने देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट बजट से काफी उम्मीदें हैं, लाइक एटलीस्ट रिटेल क्लाइंट्स को, जितने भी क्लाइंट्स से हम बात करते हैं, तो एक ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि शायद बजट के आसपास मार्केट के अंदर कोई तरह की रिकवरी देखने को मिले। सो डेफिनेटली आई थिंक जो हिसाब से कुछ साल पहले बजट हुआ करता था और अब है, तो एक ब्रॉडली नॉन इवेंट बन के रह गया है बजट। क्योंकि हमने देखा कि गवर्नमेंट्स जो भी बड़े डिसीजन लेने होते हैं या कोई मेजर्स लेने होते हैं, ये लोग आउट ऑफ द ब्लू जाके बजट के बियॉन्ड जाके भी ये डिसीजंस अनाउंस कर देते हैं। तो थोड़ा सा एक लैंडमार्क पर्सपेक्टिव के हिसाब से बजट की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही मार्केट के हिसाब से। लेकिन यस, क्योंकि लाइक ये बजट हम और आप सभी को इम्पैक्ट करेगा, तो और मार्केट के रूप से आई थिंक खास करके इस स्टेज पर सबकी नजरें रहेंगी सैटरडे को। खास करके कि कि क्या नए अनाउंसमेंट्स आते हैं, खास करके पर्सनल कंजम्पशन स्पेस में, या फिर ओवरऑल कोई चेंजेस मार्केट को लेके, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लेकर आते हैं क्या। तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफी कम है, और कोई इवेंट में अगर आप लो एक्सपेक्टेशन के साथ जाओ तो डिसअपॉइंटमेंट होने के चांसेस कम रहते हैं। सर, हम ना मोटी मोटी बातें थोड़ी कम करेंगे क्योंकि हमने वो देख लिया। हम वो कैपेक्स की बात कर रहे हैं, 12.5 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स आएगा। फिर पर्सनल इनकम टैक्स में सबकी उम्मीद है कि वहां पर कुछ कटौती देखने को मिले। बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाती है सरकार, और उसके बाद कंजम्पशन को रिलीफ देने के लिए कुछ बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। सब बताया उनको, मार्केट ये सबको पता है कि ऐसा कुछ होएगा तो कुछ असर देखने को मिलेगा। लेकिन मार्केट से किस चीज को डिस्काउंट कर रहा है? सर, एक बार हम ना ऐसा करेंगे कि आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन लगाइए, अपना अपने चार्ट्स लगाइए, और आप बताइए कि आप कैसे देख रहे हो इस समय मार्केट्स को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी, जो 11.5%, 12% के आसपास टूट चुका है ऑल टाइम हाई लेवल से। अब आपकी हमारी बात हो रही है आज 22,900 के स्तर पे, 27 तारीख को 11:30 बजे। तो अभी कैसा लग रहा है निफ्टी? जी हाँ, देखिए, अगर टेक्निकल सेटअप देखें निफ्टी का, तो लगातार पिछले 23 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि शायद चौथा महीना निफ्टी के अंदर नेगेटिव रिटर्न होगा। पहले 3 महीने हमने ऑलरेडी नेगेटिव रिटर्न देखा, अक्टूबर टू दिसंबर, और अब शायद जनवरी का भी महीना मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव बन दे सकता है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं दिसंबर जनवरी को ख़त्म होने में। देखिए, करंट सेटअप देखें तो एक ब्रेकडाउन हमने निफ्टी का देखा था। ये एक यहाँ पर एक चैनल जैसा बना था, जिसका ब्रेकडाउन हमने 10 जनवरी के आसपास देखा था। उसके बाद जो एक लो बनाया, तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो दो लोज है निफ्टी के अंदर हाईलाइट कर दिए। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये जो दो लोज है, इन दो लो बनने के बाद एक डाइवर्जेंस बिल्डअप हुआ है। जैसे ये यहाँ पर RSI हमने लगा रखा है, तो RSI के अंदर जो फॉर एग्जाम्पल पहला लो था 21 नवंबर का, तो 21 नवंबर को जो RSI ने लो लगाया था, तकरीबन 28 के आसपास का लो लगाया था। उसके बाद 13 जनवरी को हमने एक और लो निफ्टी के अंदर बनाया था। उस वक्त निफ्टी का जो RSI था वो 32 का था। और आज के सेशन में, यानी कि 27 जनवरी को निफ्टी ने लो लगाया है, जहां पर RSI 34.8 है। यानी कि RSI बेटर होते जा रहा है, और निफ्टी एक तरह से जो मोमेंटम है, एक तरह से जो स्ट्रेंथ है इस वीकनेस की, वो कहीं ना कहीं हल्की होती जा रही है। तो टेक्निकल इसमें अगर देखें तो इसे ट्रिपल बॉटम डाइवर्जेंस बोलते हैं। ये सिर्फ ना कि RSI पे, ये MFI पर भी है। MFI मल्टी सॉरी मनी फ्लो इंडेक्स जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है RSI का। यहाँ पर वॉल्यूम्स को भी इंक्लूड किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक राइजिंग ट्रेंड लाइन बनाऊं,
आई डोंट नो यहाँ पर प्लॉट हो रही है यहाँ पर। सो इस लाइन के हिसाब से भी जैसे हम देख रहे हैं तो निफ्टी नया लो बनाते जा रहा है, और एमएफआई ने भी एक तरह से हायर लो का सेटअप यहाँ पर दिया हुआ है। तो ट्विन डाइवर्जेंसेस है निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर एक आरएसआई का डाइवर्जेंस है और एक एमएफआई का डाइवर्जेंस है, और ये भी ट्रिपल बॉटम है, यानी कि एक या दो लोज नहीं, तीन बॉटम्स आज के सेशन में शायद हो चुके हैं। हो सकता है एक दो दिन और लगे इस बॉटम को कंफर्म होने में, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ट्रिपल बॉटम डाइवर्जेंस बन जाएगा इस वीक के अंदर। और फिर जो एक रिकवरी आएगी, हमें लगता है कि काफी बेहतरीन हो सकती है। आई थिंक रिकवरी डिस्कस करने के पहले हम एक फिबोनाची नंबर पे यहाँ पर मैं हाईलाइट जरूर करना चाहूंगा। सो अक्टूबर 2023 के आसपास ये प्रॉपर बुल मार्केट हमारा चालू हुआ था। इसके बाद एक शार्प करेक्शन हमने देखा, 2 दिन की मंदी थी ये। 4 जून को जब रिजल्ट्स आए इलेक्शन के, उसके बाद हमने एक शार्प कट देखा। बट इसको एक बहुत ही छोटी मंदी थी, लेकिन उसके बाद जो एक प्रॉपर मंदी जो है इस वक्त शुरू हुई है। तो अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स लगाता हूँ ये पूरे पीरियड के, राइट फ्रॉम अक्टूबर लो ऑल द वे अप टू जो हमने सितंबर में हाई लगाया था, तो उसका 50% रिट्रेसमेंट जो है 22,557 के पास आता है। तो 22,557 यहाँ पर है अप्रोक्सीमेटली। 22,500 इसको राउंड फिगर मान के चल सकते हैं। तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा इस व्यू के लिए, इस लेवल के मैं 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत रहने वाली है और इवेंट भी है, इंडिया विक्स भी बढ़ा हुआ है। तो आप 22,400 का स्टॉप लॉस लगाइए निफ्टी में स्पॉट के हिसाब से। 22,700, 22,800 ये रेंज में हमें लगता है कि निफ्टी के अंदर खरीदारी की जा सकती है। पैनिक लो जो है हो सकता है आज हिट हो गया, हो सकता है एक दो दिन में वापस हम रिविजिट करें इस लेवल को, और 22,700 के आसपास मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही फेवरेबल है। तो इस सेटअप के हिसाब से जो बाउंस बैक निफ्टी के अंदर आएगा, मुझे लगता है कम से कम 1200 से 1500 पॉइंट का बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ये सिर्फ एक चार्ट के बेसिस पर हम इस व्यू को नहीं फॉर्म कर रहे हैं। एक और डेटा मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, जहां पर जो एफआईआई पोजीशंस है इंडेक्स के अंदर, वहां पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। तो स्क्रीन को मैं वापस यहाँ पर ले आता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिछले 3 दिन में, जैसे फॉर एग्जांपल 22 जनवरी को 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स में, और फ्राइडे आते आते ये 3,09,000 तक पहुंच गए। तो तकरीबन यहाँ पर 10% पोजिशंस क्लोज होते हुए दिखे शॉर्ट्स की तरफ। और ये मुझे लगता है कि क्लोजली वॉच करना होगा इस वीक के अंदर। मंथली एक्सपायरी भी है, ये फिगर अगर एग्रेसिवली कम होता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस बनेगा मार्केट का रिवर्सल करने के लिए। तो एक ग्रीन शूट यहाँ पर बना है। यहाँ कोई मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम ही कंफर्मेशन आ गया है कि और शॉर्ट्स नहीं बनेंगे, बट एटलीस्ट पिछले 3 दिन का ट्रेंड देखकर, और पिछले 3 दिन में निफ्टी ने जो एक बाउंस बैक देने की कोशिश की थी, ये पिछले 3 दिन का ट्रेंड है। आज हम गैप डाउन खुले बिकॉज वो नेस्डैक के अंदर नेगेटिव न्यूज आई थी, जो एआई के अराउंड आई थी, उस हिसाब से आज की सेलिंग है। बट ब्रॉडली आई थिंक जो हिसाब से मिड कैप इंडेक्स है, जो हिसाब से स्मॉल कैप इंडाइसेस है, आज स्क्रीन देखकर ऐसा लग रहा है कि कैपिचुलेशन वाले माहौल में मार्केट घुस चुका है। और कैपिचुलेशन तभी होता है कि स्टॉक्स जो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अग्रेसिवली, वो डेस्परेटली स्टॉक्स को बेचना चाहते हैं, दे वांट टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक्स। एंड 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स जब ऐसा सेटअप होता है कि आपको इंडेक्स में डाइवर्जेंस मिले, साथ में जो मार्केट पार्टिसिपेंट जो कि एफआईआई है जहां पर शॉर्ट कवर हो रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज रिजल्ट्स के हिसाब से मैं बोलना चाहूंगा कि जो निफ्टी 50 स्पेस है, उसमें जो दो बड़े दिग्गज है, दो बड़े हेवी वेट से, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, इनके रिजल्ट्स खराब नहीं रहे। तो इनके अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे अपनी मेमोरी को, तो सबसे पहले चाइना इशू शुरू हुआ था कि चाइना अट्रैक्टिव हो गया था इंडिया से, तो काफी पैसा वहां गया। दूसरा रीजन ये था कि एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ये सल्व कर रहे थे, इनमें काफी वीकनेस थी, और रिकॉर्ड हाई ओपन इंटरेस्ट बना था रिलायंस के अंदर शॉर्ट्स की तरफ। तो ये रीजन था मार्केट को नीचे ले जाने का। लेकिन अब इस लेग में ये दो रीजन, ये दो स्टॉक फ्रेश मंदी के रीजन नहीं है। तो इसे देखकर हमें लग रहा है कि यहाँ पर एक केस बनता है मार्केट के अंदर एक रिवर्सल का। एवरीथिंग इज प्रोबेबिलिटी, लेकिन हमें लगता है कि प्रोबेबिलिटी यहाँ पर जो है वो काफी हाई है एक बाउंस बैक आने की, जो कि एक तगड़ा बाउंस बैक हो सकता है बजट के आसपास। तो बजट के आसपास एक तगड़ा बाउंस बैक आने की उम्मीद है। कुछ रीजंस राहुल जी ने बताए, और उसमें अभी 22,700, 22,800 जहां पर आज हम ट्रेड कर रहे हैं, उसी के आसपास 100 पॉइंट्स उसके नीचे बाजार में कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस बार ये जो मारकाट मची हुई है ये थोड़ी रुकती हुई नजर आए। लेकिन सर मारकाट तो मच गई,
और वो तो भयानक मची है मिड कैप स्टॉक्स में, सुपड़ा साफ। यहाँ पर आपने क्लाइंट्स को किस तरीके से पोजीशंस हैंडल करने की सलाह दी, क्योंकि आपकी डेरिवेटिव मार्केट पे पकड़ बहुत है और ये लिस्ट ही बहुत बड़ी हो गई है डेरिवेटिव स्टॉक्स की तो अब, और सभी टूटना शुरू हो गए अचानक से, अच्छी अच्छी बुरी बुरी सब कंपनियां निकल गई। तो कैसे हैंडल करें इस वोलेटिलिटी को, खासतौर से मिड कैप स्पेस में? ये देखिए, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का बाय डिफॉल्ट नेचर होता है कि दोनों साइड में जो रिएक्शन होता है वो ज्यादा होता है, यानी कि आम भाषा में या टेक्निकल भाषा में हाई बीटा स्पेस माना जाता है इसको। और मिड कैप्स के अंदर खास करके जो हिसाब से आज के दिन सेलिंग यहाँ पर देखने को मिली है, इनफैक्ट काफी एग्रेसिव लग रहा है। अगर आपको याद हो, बाउंस बैक में भी काफी स्ट्रांग बाउंस बैक था, एक ही दिन में मिड कैप इंडेक्स 3% ऊपर भी था पिछले वीक थर्सडे के दिन में। तो दोनों साइड में जो मूव्स है यहाँ पर हमें बहुत एग्रेसिव देखने को मिलते हैं। और जो हिसाब से आई थिंक मार्केट का सेटअप है, मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी के अंदर एक डिसाइसिव रिकवरी या रिवर्सल नहीं आता है, मिड कैप के अंदर ये जो चलती रहेगी। हैविंग सेड दैट, मेरा ये मानना है कि अगर निफ्टी सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ रिकवरी होगी या जो जो स्पीड ऑफ रिकवरी होगी, माफ कीजिए, वो स्पीड काफी फास्ट होगी। और मुझे लगता है कि यहाँ पर भी आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। इसे अभी मत बाय करें, पहले आप निफ्टी के साथ शुरुआत करें, निफ्टी में एक कंफर्मेशन लगेगा, उसके बाद आप बैंक निफ्टी की तरफ फोकस कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम पकड़ता है, फिर आप मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ भी देख सकते हैं। बिकॉज काफी कम ऐसे क्लाइंट्स हैं, काफी कम ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने इस मंदी में हाथ न जलाए हो। तो द बेस्ट थिंग टू डू इज आप पहले कंजर्वेटिवली स्टार्ट करें। अगर आप एफ एंड ओ नहीं करते हैं तो आप निफ्टी ईटीएफ लेके चल सकते हैं, जहां पर एज अ डिलीवरी आप निफ्टी को यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। बैंक 20 आप लेकर के चल सकते हैं, और उसके बाद आई थिंक जैसे जैसे आपको इंक्रीमेंटल कंफर्मेशन आएगा आप पोजीशन अपनी ऐड करके चल सकते हैं। तो मिड कैप को फिलहाल अवॉइड करें, सीधे लाइन में आपका आंसर ये रहेगा। लेकिन अगर निफ्टी के अंदर कंफर्मेशन सॉलिड वाला देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी का पिछले 8-10 दिन से जो कंसोलिडेशन चल रहा था, मैं यहाँ पर चार्ट में हाईलाइट कर देता हूँ, वो लेवल जो है 23,425 का है। तो ये जो पीरियड था जहां पर निफ्टी ने कंसोलिडेशन दिया था, तकरीबन 8-10 सेशन का कंसोलिडेशन था, इसका जो हाई है 23,425 के आसपास का है। तो 23,425 निकलता है तो मेरे हिसाब से जो निफ्टी का सेटअप है और बेहतर होता दिखेगा, और फिर दरवाजे खुल जाएंगे 24,000 24,500 के भी। तो टेक वन मूव एट अ टाइम, दैट विल बी द एडवाइस। और जो हिसाब से मिड कैप्स का है, आई थिंक एक बार निफ्टी में आ जाता है फिर आप स्पिल ओवर कर सकते हैं अपने ट्रेड्स मिड कैप इंडेक्स में। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं यहीं पर इंडाइसेस पे पूछता हूँ, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाएंगे चर्चा को। वो ये कि आपने इतने समय से मार्केट देखी सर, ये जो इस बार ये जो मार्केट हुई और स्टॉक्स टूट गए 40-40 50-50%, क्या ये इतना आसान होगा मार्केट को यहाँ से हायर साइड पे प्रोजेक्ट करना? क्योंकि जब मैं फंडामेंटल जानकार से पूछता हूँ, बोलते हैं कि अर्निंग्स डाउन साइकिल शुरू हो रखी है एंड वी आर इन द मिड ऑफ अर्निंग्स डाउन साइकिल। टेक्निकल चार्ट्स पे क्या हम वो वाले लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 में 26,000 के आसपास निफ्टी, या फिर ये इट्स टू अर्ली टू से, अभी तो बस बच जाए किसी तरीके से? देखिए रजत जी, जब मैंने करियर शुरू किया था तकरीबन 19 साल पहले, तो 8-8 साल के साइकिल होते थे, बुल साइकिल बेयर साइकिल, 8 साल 8 साल। वो धीरे धीरे कंप्रेस हुआ 4 साल में, और अब 2025 में आई थिंक ये जो साइकिल है 2024-25 में, ये 4-4 महीने का हो गया, यानी कि एक क्वार्टर के अंदर आपको बुल मार्केट, अगले क्वार्टर में बेयर मार्केट एंड सो ऑन। सो काफी कंप्रेस्ड हो गई ये टाइम साइकिल्स। और मेरा ये मानना है कि आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज कि आप वन क्वार्टर एट अ टाइम ले, मैक्स टू मैक्स 2 क्वार्टर का आप एक प्रोजेक्शन लगा करके चल सकते हैं। तो अभी तक आई थिंक जो नंबर्स हमारी टीम ने दिए, 469 कंपनीज ने अभी तक रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। उसमें से जो मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो +1.28% है, यानी कि कोई खास नहीं बढ़ी है। और ईपीएस ग्रोथ जो है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि 0.1% की एवरेज ईपीएस ग्रोथ इन कंपनीज ने दी है। तो मेरा ये मानना है कि पिछला क्वार्टर ऑलरेडी मार्केट ने धुलाई देख ली कम नंबर्स की वजह से। अब तक जो नंबर्स आए हैं वो और नीचे नहीं है, यानी कि अगर समझो कोई स्टूडेंट है, बच्चा है, उसको 80% मार्क्स अगर आते हैं, मोटा मोटी एक्सपेक्टेशन कर रहे थे 85, और अगर 80 आ गए तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। ये वाला जो था या पिछले क्वार्टर में हो चुका है। अब एक्सपेक्टेशन थी कि 80 आएंगे और 80 ही आए, या मान लीजिए 78 आए, ज्यादा बड़ा डिविएशन नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट यहाँ पर एक ही रीजन पे 2 बार आपको सेम रीजन पे मंदी नहीं देगा। और जो हिसाब से अभी तक के नंबर्स रहे, रेस्ट ऑफ द नंबर्स भी अगर इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, तो दैट विल नॉट बी अ रीजन कि मार्केट उसी न्यूज के ऊपर नेगेटिव रहेगा।
और पिछले 4 महीने का जो एक बेरिश मूव है, देखिए मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ना बढ़ते हैं ना गिरते हैं। हमने पिछले 4 महीने में लिटरली एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट को करेक्ट होते हुए देखा है। एक छोटा बाउंस बैक हमें दिसंबर में जरूर मिला था, उसके अलावा एक मीनिंगफुल बाउंस बैक बाजार के अंदर नहीं बना है। आई थिंक वो बाउंस बैक के लिए हमारा जो व्यू है वो प्योरली बाउंस बैक के लिए, हम ये नहीं बोल रहे कि मार्केट बड़ी तरीके से यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। ऑब्वियसली इतने सारी वेरिएबल्स है, इतने सारे डायनामिक्स है, प्लस रिजल्ट्स है, क्वार्टरली नंबर्स है, ये काफी कुछ डिक्टेट करेगा मार्केट को। बट मेरे हिसाब से द बेस्ट थिंग इज कि आप एक मूव को एक टाइम पर ले। अगर यहाँ से निफ्टी में रिवर्सल आता है तो जैसे हमने कहा कि 1200 से 1500 पॉइंट का रिवर्सल होता है। अगर रिवर्सल आ जाता है, बाउंस बैक आ जाता है, तो प्रॉफिट्स भी बुक करें आपको। अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो आपको ट्रेडिंग माइंडसेट से काम करके चलना पड़ेगा, बिकॉज 2025 2023 या 2024 की तरह एक यूनिडायरेक्शनल मार्केट नहीं है जहां पर आपने जो भी कुछ लिया वो बढ़ते रहा बढ़ते रहा। और थोड़ा सा मैं रिवाइंड करूं तो ये क्वार्टर के पहले 11 क्वार्टर निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया था। इनफैक्ट जो नंबर्स थे, जो क्वार्टरली नंबर्स थे वो बढ़िया थे, ग्रोथ थी। तो 11 क्वार्टर के बाद शायद ये दूसरा क्वार्टर चालू हो गया जहां पर जो नंबर्स है वो ग्रेट नहीं है। तो इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स पॉसिबली दिस इज जस्ट अ पुल बैक। एंड समय बताएगा कि ये पुल बैक है कि नहीं, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज आप थोड़ा सा माइक्रो स्ट्रेटेजी में आ जाए, थोड़ा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में काम करें। लॉन्ग टर्म वाला मार्केट नहीं है ये, अनलेस एंड अनटिल आपका 5 साल 10 साल या फिर एसआईपी वाला जो इन्वेस्टमेंट मोड है वो है तो बात अलग है। बट अदरवाइज आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज आप एक महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने एट अ टाइम ले और उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करे या पोर्टफोलियो में प्लस माइनस करे जो हिसाब से मार्केट चल रहा है। तो आपने मोटा मोटा ग्रीड और फियर फैक्टर बता दिया। अभी फियर फैक्टर हावी है, इन्वेस्टमेंट करने का टाइम यही है। पहले थी ग्रीड फैक्टर, लगातार आप तिमाही आधार पर चढ़ते चले जा रहे थे। तो यही दो फैक्टर्स होते हैं मार्केट में, और इस समय डर के माहौल में इन्वेस्टमेंट प्लान होती है। सर मैं दो इंडाइसेस आपसे पूछूंगा, उसके बाद फिर आप अपने पिक्स बता दीजिएगा। पहले तो ये बताओ, ये जो आईटी लगातार चढ़ता चला गया और जो बैंकिंग टूटता चला गया, अभी ये आईटी और बैंकिंग में से आपको क्या पसंद है, या फिर दोनों ही इस समय थोड़ा थोड़ा कॉशियस रहें इंडाइसेस पे? जी देखिए, जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, इतना मजबूत सेटअप नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर एक रिवर्सल के लिए एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर शायद थोड़ा लेगार्ड मूव रहेगा। शॉर्ट सबसे ज्यादा यही इसी इंडेक्स में मौजूद है। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर एक नो व्यू या फिर एक नोटा का बटन अगर है तो मैं वो दबाना चाहूंगा। बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी का 47,500 पर है। 49,000 पर रेजिस्ट काफी स्ट्रांग बन चुका है कॉल राइटर्स का। तो ये लेवल्स अगर आपकी ट्रेड में काम आते हैं तो आप उस हिसाब से प्लस माइनस करके चल सकते हैं। जहां तक आईटी इंडेक्स का सवाल है, आईटी इंडेक्स ने इनफैक्ट लाइक जो रिजल्ट्स आने के बाद जो मूव दिखाया है वो थोड़ा सा चिंताजनक जरूर है। लेकिन अगर हम अभी भी कंपेयर करें सो कंपैरिजन में आईटी इंडेक्स अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सेगमेंट ऑफ द मार्केट को। और ये वोलेटाइल फेज जरूर रहने वाला है, जो हिसाब से नैस्डैक में हमने देखा कि हेवी करेक्शन देखने को मिला। सो थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच कीजिए। आई थिंक बाजार अगर संभलेगा, सो जो 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 मदर इंडेक्स है जो निफ्टी, आई थिंक उसको हम स्टेबलाइज होने दे देते हैं। इंडिया विक्स भी जो है वो शूट अप हो रहा है, प्लस बजट इवेंट है, तो एक ये वीक काफी क्रुशियल है। आई थिंक ये वीक निकल जाएगा, उसके बाद काफी क्लैरिटी आएगी रोल ओवर्स के चलते। काफी क्लैरिटी आएगी कि भाई बजट में कुछ मार्केट के लिए आया कि नहीं आया। और सेकेंडली जो जो एक हैवी शॉर्ट इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन है एफआईएस का, वो इवेंचुअली कवर हुआ कि नहीं हुआ, ये काफी कुछ हमें क्लैरिटी देगा। तो एज ऑफ नाउ आई कैन से कि डेटा जो है, जो विजिबिलिटी है वो 35-40% की विजिबिलिटी है। जैसे जैसे विजिबिलिटी इंप्रूव होगी हमारा कन्विक्शन भी बढ़ेगा, और हम एज अ रिसर्च हाउस हमारी आइडियाज भी यहाँ पर ऐड करते हुए दिखेंगे आपको। लेकिन एज ऑफ नाउ आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू इज आप सिलेक्टिव होके, हमने एक स्टॉक्स की लिस्ट बनाई है, चार्ट्स, टॉप चार्ट्स ऑफ 2025। ये स्टॉक्स हम डिस्कस करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि अगले 12 महीने में ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन अल्फा जनरेट करके दे सकते हैं जो हिसाब से इन स्टॉक्स में करेक्शन हुआ है। और आप एक मिनी पोर्टफोलियो बना करके चल सकते हैं इन स्टॉक्स का। यहाँ से इस पॉसिबल मार्केट के अंदर जो रिकवरी होगी उसमें भी पार्टिसिपेशन होगा। और अदरवाइज भी हमें लगता है कि ये स्टॉक्स जो वो स्टॉक्स है जो एक तरह से मार्केट ट्रेंड को बक कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और हमें लगता है कि रिलेटिव पोजिशनिंग इन स्टॉक्स का बहुत ही बेहतरीन है। तो आप वो पोर्टफोलियो के हमारे मंच पे अभी शेयर कर पाओगे? मैं आप अगर वो तब तक आप देख लो वो वाला पोर्टफोलियो एक बार कहाँ पर है, उसको शेयर कर पाओ तो। और उसके बाद चार्ट्स पे भी जाएंगे। लेकिन एक सवाल ना, वो डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसीज पे भी आ रहा है बार बार। ये बहुत बुरी तरह टूटेगा क्या रुपया यहाँ से? ये डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ लगाते चले जा रहे हैं सर। कोलंबिया पे अभी भी लगा दिए। सिर्फ विमान नहीं उतरा था कोलंबिया में, उन्होंने, उनके राष्ट्रपति ने मना कर दिया तो 25% टैरिफ लगा दिया। बताओ,
बोल रहे हैं उसको बढ़ाकर 50% कर देंगे। कोलंबिया की तरह राष्ट्रपति एकदम से घबरा गए, ये क्या हो गया। और उसके बाद फिर वो कह रहे हैं कि चाइना पे भी लगाएंगे, मेक्सिको पे भी लगाएंगे, एक के बाद एक टैरिफ ही टैरिफ वॉर छिड़ने का संभावना है। ये रुपए का क्या होगा अभी डॉलर के मुकाबले? या बिल्कुल, देखिए जो हिसाब से लाइक यूएसडी आईएनआर का जो सेटअप है, मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर जो वीकनेस है रुपी की वो कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। चार्ट्स के हिसाब से मेरा टारगेट तकरीबन 90 का आ रहा है, 9090। एक बड़ा मूव हमने ऑलरेडी देखा जहाँ पर 84 का जो एक 83 हाफ का जो एक सीलिंग था, वो रुपी डॉलर ने ब्रीच किया, और उसके बाद एक बड़ा मूव देखने को मिला 83 हाफ से 86 हाफ तक हम गए। अब मुझे लगता है कि थोड़ा एक कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलना चाहिए, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी भी मुझे लग रहा है कि टुवर्ड्स 90 है। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को बेनिफिट करेगा, आईटी स्टॉक्स को बेनिफिट करना चाहिए। और डेफिनेटली इसका प्रेशर जो है हमें इक्विटी मार्केट्स पर भी फील होगा। इसी रीजन की वजह से हमने आउट एंड आउट यहाँ पर तेजी होने का व्यू नहीं दिया है, बाउंस बैक का व्यू दिया है। यानी कि जो मंदी का जो दौर है शायद फिर से एक महीने बाद, 15 दिन बाद वापस आता हुआ दिख सकता है, जैसे ही रुपी के अंदर वीकनेस आती हुई दिखेगी। और जब ये रुपी में वीकनेस आती है तो समझो मैं अगर एफआई हूँ, मेरा पोर्टफोलियो इंडिया में इन्वेस्टेड है, तो बैठे बैठे मेरा गेन हो जाता है। यानी कि मैंने एंट्री किया था 83 84 में, और अगर 90 रुपीज तक पहुंच जाता है तो मेरा जो एप्रिसिएशन है वो बिना किसी की मतलब बिकॉज ऑफ करेंसी क्या बोलते हैं कि प्राइस मूवमेंट की वजह से मेरा बेनिफिट हो जाता है। तो वो एफआई जो है वो पैसा और निकालेंगे अगर ये और बढ़ता है तो ये क्लोजली कहीं ना कहीं वॉच करना। आई थिंक दो इंडेक्स है जिसपे हमें नजर रखनी है, दो स्टॉक्स, दो चार्ट्स जिसपे हमें नजर रखनी है। एक तो यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स और एक डॉलर इंडेक्स। आई थिंक जब तक ये इनमें कोई बड़ी तरीके से अप्रूव नहीं आ रही है तब तक आई थिंक इंडियन इक्विटी मार्केट ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको किसी दिन दिखे कि बड़ा मूव आ गया बॉन्ड यील्ड्स के अंदर या फिर डॉलर इंडेक्स अगर ज्यादा बढ़ जाता है, आई थिंक दैट विल बी एक स्पीड ब्रेकर लगा सकता है निफ्टी की रिकवरी के अंदर। हालांकि अब तो रिकवरी शुरू भी नहीं हुई है। आई एम जस्ट सेइंग कि दीज आर द रिस्क एसोसिएटेड वीकनेस इन यूएसडी आईएनआर। अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाते हैं दैट विल आल्सो बी अ रीजन फॉर द मार्केट्स टू बी स्टे कॉशियस। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अपने ट्रेड्स ले लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाए, स्टॉप लॉसेस के बिना काम ना करें। और एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर आई थिंक बहुत ही चूजी और सिलेक्टिव होने वाला टाइम है। तो थोड़ा अगर इस पूरे फिस्कल का जो नेक्स्ट फिस्कल आने वाला है उसके लिए अब मैं आपकी स्टॉक सूची जो आपने जेएम फाइनेंशियल के क्लाइंट्स के साथ शेयर करी है, एक बार प्लीज वो बिस्तर के व्यूअर्स के लिए भी दिखा दीजिए। बहुत लोग आपको इस समय बहुत ही गौर से देख रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स पे राहुल शर्मा जी की नजर है, जहां पर वो समझते हैं कि 2025 में बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो सर ये है, या वैसे आपकी सो ये ओपनिंग तो हमारे बहुत तगड़ी हुई है, वैसे आपने पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर रखी है। आपको पता था मैं प्रश्न पूछूंगा, तो टॉप 5 चार्ट्स ऑफ 2025। सी आर जी, देखिए माहौल ही ऐसा है कि ये 3 4 क्वेश्चन है जो सब किसी के माइंड्स पर है। एक तो मार्केट में व्यू क्या है, अगर मार्केट का व्यू तेजी आ रहा है या फिर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है तो क्या खरीद सकते हैं। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन इवेंचुअली सबका यही रहता है कि कौन से वो स्टॉक्स है जो हम खरीद सकते हैं। तो ये एक पार्ट स्टॉक्स का पोर्टफोलियो जो हमने निकाला था फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, इसमें से कुछ स्टॉक्स ने काफी बेहतरीन मूव भी दिया है। तो लाइक लॉजिक यही था कि इतने बड़े लाइक रिलेंटलेस, माफ कीजिए मैंने 11 क्वार्टर कहा था, 6 क्वार्टर था, सो करेक्शन, 6 क्वार्टर के रिलेटलेस परफॉर्मेंस के बाद में हमने फाइनली 2 क्वार्टर सबड्यूड आते हुए देखे निफ्टी के अंदर। और अब फिलहाल हमें लगता है कि जो स्टॉक्स है उनमें से सबसे बेहतरीन एनबीएफसी में से जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है बजाज फाइनेंस। यहाँ पर लंबे अवधि के चार्ट्स पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना हुआ है, काफी महीनों से बना हुआ है। स्टॉक्स के मल्टीपल सपोर्ट्स प्लेस्ड है 60 790 6450 6200। और हमें लगता है कि जो यहाँ पर से जो मूव आएगा काफी बेहतरीन देखने को मिल सकता है। तो मैं पहले आपको चार्ट दिखा देता हूँ, फिर स्टॉक्स के जो टारगेट्स है वो लास्ट स्लाइड पे हमने डाले हुए हैं, जहाँ पर आप जो बास्केट को देख सकते हैं। इनफैक्ट एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं अगर आपको इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो सबसे पहला बजाज फाइनेंस है, तकरीबन 1200 दिनों की अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पर स्टॉक के अंदर हो चुकी है, और हमें लगता है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में हमने एसबीआई लाइफ रेकमेंड किया हुआ है, यहाँ पर एक ऑलरेडी 100 पॉइंट का मूव देखने को मिल गया। 1450 से 1550 ये स्टॉक ऑलरेडी जाके आया, वापस इनिशिएशन वाले भाव पर आ चुका है, और एक 4 साल की लंबी सपोर्ट लाइन है 1400 रुपए के आसपास। तो कोविड 2020 वाले लो से हमने इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया हुआ है,
और जो रिस्क रिवॉर्ड जो है आफ्टर ये वर्टिकल सेल ऑफ जो हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में, इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड जो है काफी फेवरेबल हो जाता है इंश्योरेंस प्ले में, एसबीआई लाइफ में। तो सेकंड स्टॉप है एसबीआई लाइफ। फिर इसके बाद आ जाता है ग्रेविटा, जो कि रिसाइकलिंग में एक मिड कैप स्टॉक है, या इसे हम अपर स्मॉल कैप स्टॉक भी बोल के चल सकते हैं। सो ग्रेविटा में हमें लगता है कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, बहुत ही बेहतरीन मूव रहा था इस स्टॉक के अंदर 2024 में। फिर एक कूलिंग ऑफ देखा हमने, जब मार्केट गिर रहा था यहाँ पर करेक्शन काफी शालो रहा है, और हमें लगता है कि इस सेटअप का जो ब्रेकआउट है इस स्टॉक को इनफैक्ट सबसे बड़ा कंटेंडर बनाता है इन टर्म्स ऑफ हेडरूम। तो यहाँ पर तकरीबन आपको 40 से 45% का हेडरूम देखने को मिल सकता है, तो काफी बड़ा हेडरूम यहाँ पर है। और हमें लगता है कि अगर मार्केट घूमेगा तो जो मिड और स्मॉल कैप का जो फ्लेवर है आपको इस स्टॉक से पार्टिसिपेट करने को मिल सकता है। और एक इंडेक्स स्टॉक जो कि हमें लगता है कि 12 महीने के कंसोलिडेशन के बाद रिवर्स हो सकता है, वो है लार्सन एंड टुब्रो। हमें लगता है कि यहाँ पर एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना हुआ है, जिसका ब्रेकआउट तकरीबन 3,900 4,000 के आसपास आता है, और ये ब्रेकआउट जब आएगा तो होता है कि एक ट्रेंडिंग मूव यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। लास्टली ब्रिटानिया, ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत बेहतरीन कर रहा है। इनफैक्ट इसका जो सपोर्ट था तकरीबन 4,400 का था, तो हमने दो ट्रांचेस में इसे बाय करने को रेकमेंड किया था, 4,800 के आसपास और एक 4,400 पे। ऑलरेडी स्टॉक 5,200 तक जा चुका है, यानी कि 400 पॉइंट का मूव दे चुका है, और एफएमसीजी जो है एक तरह से आउट परफॉर्म कर रहा है इस मार्केट में, फॉलिंग मार्केट में। तो ये वो 5 स्टॉक्स है जहां पर हमें लगता है कि ऑन एन एवरेज आपको तकरीबन 25% का रिटर्न आपका पोर्टफोलियो में बन सकता है इस साल के अंदर। आप इक्वल एलोकेशन में इन स्टॉक्स को बाय कीजिए, और एक 12% का स्टॉप लॉस पोर्टफोलियो लेवल पर लगाइए, जहां पर हमें लगता है कि ये स्टॉक्स टेक्निकल रूप से काफी बेहतरीन प्लेस्ड है, और अगर मार्केट घूमा तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा अल्फा क्रिएशन देखने को मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ा अपसाइड पोटेंशियल ग्रेविटा में, अबाउट 40% अपसाइड, 30% एसबीआई लाइफ में, और 20-25% की रेंज में आपको बाकी स्टॉक्स में, यानी कि बजाज फाइनेंस, ब्रिटानिया, एल&टी, इन स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। सो ये वो टॉप 5 स्टॉक्स है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और दीज आर द, क्या आपकी शॉपिंग लिस्ट जो है इस मार्केट के अंदर रेडी होनी चाहिए। अगर बाजार घूमता है तो आई थिंक ये स्टॉक्स आपको लेके चल सकते हैं। और डिस्क्लेमर तो आपने ऑलरेडी, ये जो रिपोर्ट है ये तो क्लाइंट्स के साथ शेयर कर ही दी है। जी हाँ, जी हाँ, डिस्क्लेमर ये हमने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर दी है, सोशल मीडिया पे भी शेयर किया हुआ है, और आज आपके प्लेटफॉर्म से, लेकिन आपके व्यूअर्स के लिए भी शेयर करना चाहते हैं। इनके सेटअप ज्यादा बदले नहीं है पिछले कुछ दिनों में। निफ्टी में हमने देखा कि आज नया लो लग गया, लेकिन इनके इंडिविजुअल सेटअप्स जो है अभी भी इंटैक्ट है, और ये सेटअप्स लॉन्ग टर्म सेटअप्स है। मतलब हम 2-5% की मूव्स के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। और अभी भी ये करेक्शन आने के बाद भी इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स जैसे ब्रिटानिया, इनका तो सेटअप और बेहतर हुआ है। सो लेकिन ये एक्शनेबल आइडियाज अभी भी किए जा सकते हैं, मेरे हिसाब से अच्छा पोटेंशियल बन सकता है इनमें। अच्छा, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, ग्रेविटा, एल&टी, ब्रिटानिया, ये ना अब ये हो गई थोड़ी नई सूची, क्योंकि जो स्टॉक्स ऑलरेडी ले चुके हैं वो है पीएसयूज, और उम्मीद है कि बजट के आसपास निकल जाएंगे। हमेशा से बाजार में ऐसा होता है कि आप कुछ भी ले लो तो बजट के आसपास एग्जिट मिल जाता है पीएसयू स्टॉक्स में। ये मतलब ऐसा क्या हो गया, नजर किसकी लगी है? कोई पीएसयू स्टॉक चलने को तैयार नहीं सर, चाहे वो एनर्जी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो। पहले तो बहाना था कि डिफेंस ओवर वैल्यूएशन के चलते टूट गए, अब क्या हुआ? अब तो सब भी टूट गए, पावर भी टूट गया, मेटल माइनिंग भी टूट गया, सब साफ, पीएसयू इंडेक्स ही साफ। जी हाँ, देखिए, पीएसई इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 4,000 4,500 के आसपास इसमें तेजी शुरू हुई थी 2023 में। ये इंडेक्स 3 गुना हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 12,000 तक हम ऊपर गए 4,000 के आंकड़े से, और अब हम 8,800 के आसपास चल रहे हैं। यानी कि अभी भी अगर मैं देखूँ तो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स ये टेक्निकल पुल बैक ही है। बहुत कुछ आपने आज दिखाया सर मार्केट को लेकर, आउटलुक भी शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। उम्मीद करते हैं मार्केट पे बाउंस बैक आ जाए, और जैसे आप कह रहे हो कि 1200 पॉइंट्स की अगर तेजी आ जाए बजट से पहले तो रिलीफ मिल जाए। हालत तो टाइट है, ये तो बात पता लग गई, और वो पोर्टफोलियो शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल शर्मा जी हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल से मौजूद थे, और हमने उनसे बात की बजट और बाजार में। ऐसे ही एक और बड़े एक्सपर्ट के साथ जुड़ेंगे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस शो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नमस्कार।